आई होप स्क्रीन जो है वो पूरी क्लियर होगी आपको, ठीक है। और शुरुआत करते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग है ना, जैसे आपने इसमें शुरुआत की है कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये पावर है जुडिशरी की टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेचर एक्ट एंड ऑर्डर। ये सही है। आप इसको ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव लिख सकते थे, खाली उतना भी चलेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हाँ, एक्ट्स, ऐसा कुछ। हर बार एक्ट वगैरह ये लिखना पूरा प्रॉपर जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे क्या है ना, आप ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी लग रहे थे एक तरह से। हाँ, ज्यादा तो लग रहे थे, हाँ। हाँ। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू, जब आपने ये लिखा ना मैम यहाँ पे, तो आपको ये ऐसा ये बनाने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से इसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। और ये बहुत अच्छा आपने लिखा है, इसमें कोई भी मुझे इशू नहीं लगा, ऑलमोस्ट सही है। और हैंड राइटिंग में शुरुआत में तो आप सीधा लिखते हो, लेकिन बाद में टेढ़ा लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना। और कंक्लूजन भी आपने इसका जो है वो, जैसा वन लाइनर वाला कंक्लूजन है ना, वो एक दो लाइन में कंक्लूड करना है, तो वो बहुत अच्छा आप कंक्लूड कर रहे हो। इस चीज को खराब मत होने देना, आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों बहुत अच्छा लिख रहे हो आप। ठीक है सर। थोड़ा स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग एरर की तरफ ध्यान देना। ठीक है, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। और स्पेस बिटवीन लाइंस ऑलमोस्ट सही है, ठीक है, थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो आपको स्पेस मिलेगा वो एक लिमिटेड स्पेस होगा पेपर में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो, अगर आप थोड़ा स्पेस बिटवीन लाइन अगर कम रखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ठीक है। देन उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट वाला ऑब्जेक्टिव की जगह, जैसा इसमें यहाँ पे मैंने कट भी किया है कि पिट्स एक्ट जो था आपका 1784 का, ठीक है, इट इज़ एन एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिफॉर्म। अब देखो, सबसे पहले तो याद रखो, पार्लियामेंट का पी आप बड़ा लिख सकते हैं। सर मुझे ना एक और डाउट थी। हाँ जैसे जी। कि आपने पिट्स इंडिया एक्ट पूछा और इसके बाद भी एक और भी ऐसे ही पूछा है, तो मुझे इसमें रेलेवेंस थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि इतना यूपीएससी पिट्स एक्ट के बारे में तो नहीं पूछा। जुडिशियल रिव्यू एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है। एक्चुअली तो मैम, दीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलाइड एग्जाम। सर फिर मेरे को क्या ही नहीं, मतलब होगा फिर। जब आप उस बैच में जाओगे, जो एच एस यूपीएससी वाला होगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन सीधा 4 नंबर में आ रहा है लिखने के लिए। और मैं ये आपको इसलिए दे रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि देखो 150 और 250 वर्ड्स में सब लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास कुछ कंटेंट है। लेकिन जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ कंटेंट हो और उसको 60 वर्ड में लिखना हो, तो हमें सिलेक्टिव वर्ड्स की तरफ जाना सिखाता है ये, कि आपके पास जितना ज्यादा कंटेंट है आप उसको कितना कम वर्ड्स में लिख पा रहे हो। ये भी एक आर्ट है जो बहुत काम करेगा। हम्म। इस बात को भी आप सीख सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। और सेकेंडरी थिंग ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपको 4 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, आप अनलिमिटेड लिखिए जितना आपको मैक्स आता है उसमें। जैसे यहां पर है ना, आपने लिखा है टू रिफॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन तक ही ठीक था खाली, बस। अब ये चीज आप कट कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ना कहां पर हेल्प करेगी पता है? जब आप 150 लिखोगे तो वहां पर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स अवॉइड कर सकते हो इस तरह से। ओके, ठीक है। सिग्निफिकेंस बाद में आना था, पहले फीचर्स आने थे। ठीक है, मैप सेक्शन अच्छा है, आप इंक्लूड कर रहे हो, बहुत सही है। सिग्निफिकेंस बाद में ऐड करना था, पहले फीचर्स ऐड करने थे, और फीचर्स भी आपने ऑलमोस्ट कवर्ड किए है। जैसा आप ये बना रहे हो ना कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस तरह से अगर एरो बनाकर करते हो तो ये बेस्ट अप्रोच रहेगी। क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहती है, आप स्पेस को जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि जब हम इस तरह से लिख रहे हैं तो एग्जामिनर के माइंड में ना डायरेक्ट वो फ्रेमवर्क जाएगा, तो उसको क्लियर हो जाएगा, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। आपने एक बात ध्यान रखना है कि ब्रिटिश का बी हमेशा बड़ा ही आएगा। ओके, ठीक ठीक है। है। जिससे गवर्नर जनरल की पावर थी ना, तो यहां पर आपने जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की पावर जो है वो ऊपर चली गई गवर्नर बंगाल के पास। तो आप इसको हेडिंग बनाकर लिखो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। प्लस यहां से आप जैसे अपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, तो ये एक तरह से डुअल गवर्नमेंट वाला आपने रिपीट कर दिया। सर
तो अब जैसे कि मुझे पॉइंट्स ज्यादा लिखने थे तो मैंने कर दिया कि क्या क्या काम था, दोनों का अलग अलग ये काम था ऐसा कुछ। इसमें ही लिखो, आप इसमें ही बनाओ, यहाँ पे लिखो कमर्शियल फंक्शन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर अच्छा, है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ पर साथ में ही मेंशन करो उसको, तो ज्यादा ठीक है। बेटर रहेगा। एक इसमें आपने मिस कर दिया वो कि इस एक्ट में पहली बार कहा गया था कि जो कंपनी की टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजेशन है। ठीक है। और हाँ, कंक्लूजन इसका आपने थोड़ा सा मतलब मुझे सही नहीं लगा इसका कंक्लूजन। आप इसको और अच्छा बना सकते हो कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये फर्स्ट एक्ट था टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन, जिसमें डुअल गवर्नमेंट के अंडर जो है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कंट्रोल किया था कंपनी के अफेयर्स को। देन उसके बाद पिंडारी वॉर के क्या बारे में क्या और हाँ क्या जी। इसका क्या, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हाँ, इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो सेपरेशन ऑफ पावर की फॉर्म में, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर ही हो गया एक तरह से। एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक कमर्शियल दोनों अलग अलग हो गए, तो आप उस चीज को भी जो है वो यहाँ पर माइंड में रख सकते हैं। ठीक है सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो अगर हमें इस कोई क्वेश्चन ऐसा आता है फॉर एग्जांपल लाइक कि सर आप भी ध्यान से सुनना ये बात, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपके पास अलॉट ऑफ कंटेंट है। लेकिन जब आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सविनय आंदोलन में क्या रोल रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चला गया, तब आपके पास कंटेंट लिमिटेड हो गया। हम्म। तो वहां पर हमें अब फॉलो करना है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को, और सिंपल क्वेश्चंस के साथ, सिंपल जो ये क्वेश्चंस हैं इनसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो मतलब उसको बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिलती है। सर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में मतलब क्या कर सकते हैं? देखो अब जैसे ये पिंडारी वॉर है, ठीक है, हम्म। पिंडारी वॉर कहीं लिंक नहीं करती किसी, अगर आप देखोगे हाँ। फ्रीडम स्ट्रगल में भी बात करें अगर, लेकिन पिंडारी वॉर जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश के हाँ। साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से लिंक करती है। एक तो यहां से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो गई, ठीक है, मराठा के साथ तीसरा युद्ध हो गया। तो आपकी इंट्रोडक्शन इसकी बहुत क्लियर थी, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं था। अब जब आप बैकग्राउंड लिख रहे हो ना मैम, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ यहाँ पे। आप जब बैकग्राउंड लिख रहे हो ना ऑफ पिंडारीज, तो आप ना यहाँ पर बटरफ्लाई बनाओ अब, इस तरह से ये क्लाउड फॉर्म में डायग्राम बनाओ और बैकग्राउंड बीच में लिखो, और ऊपर से यहाँ पे शुरू करो इसको। ठीक है, कि इनिशियली जो है वो मराठा आर्मी में सर्व कर रहे थे, उसके बाद मराठास जो है वो कलेप्स हो गए, मराठा सरदार जब कलेप्स हो गए तो ये जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। जब ये अनएम्प्लॉयड हो गए तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लूट मार शुरू कर दी। तो ये तो मैं साइकिल जैसा बना सकती हूँ ना, एक यस, एक मैंने पहले भी बिल्कुल, बनाया है दैट्स द पॉइंट। हाँ यही चीज तो करनी है, इसी चीज के तो नंबर मिलेंगे, नॉर्मली तो सब लिख देंगे। एक माइंड में एक बात रखो कि जितना आसान काम हम एग्जामिनर का करेंगे ना, उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, और जितने आप ऐसे डायग्राम्स बनाते हो, साइकिल बनाते हो, उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप पूरा 18, जब आप देखो पिंडारीज जो है वो मराठा आर्मी में सर्विस करते थे, जब हम्म। मराठा उसका दिवालिया हो गया तो पिंडारीज अनएम्प्लॉयड हो गए। अब अनएम्प्लॉयड मतलब खाली दिमाग शैतान का दिमाग, उसको कुछ नहीं सूझेगा, उसको तो पैसा चाहिए, उसको तो एक तरह से जो है वो खाने के लिए अनाज चाहिए। अब वो कहाँ से आएगा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ब्रिटिश को रेड करे या फिर वो मराठा को रेड करे। तो पहले उसने मराठा को रेड करना शुरू किया, फिर मराठा से कुछ नहीं मिला तो उन्हें एक रिच पर्सन दिखा ब्रिटिश, तो उन्हें ब्रिटिश की टेरिटरी को रेड करना शुरू कर दिया। फिर ब्रिटिश परेशान हो गए, तो फाइनली ब्रिटिश ने क्या किया, इस तरह से एलिमिनेट किया कि पिंडारी आज भी कहीं नहीं है। हम्म। पिंडारी सरदार आज भी नहीं है, आज भी उनका रेफरेंस मिलता है लेकिन बहुत लिमिटेड मिलता है, बट उसके बाद के स्ट्रगल में कहीं मिले ही नहीं, इवन 1857 के रिवोल्ट में भी नहीं मिले। सर एक और चीज था, हाँ जी। ये पिंडारी से रिलेटेड सवाल का तो बहुत कम शक्यता है, एग्जाम में आने मतलब का, ये बहुत ही। हाँ जी। अरे क्वेश्चन है तो आप। है पूछा हुआ है ऑलरेडी। मैं बताता हूं कैसे, देखो अब आपने पूछा था मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे, सर आप भी इस बात पर ध्यान देना। मल्टी डायमेंशनल हाँ जी अप्रोच सर। किस तरह से, देखो पिंडारी वॉर लिंक करती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ। कौन सी ट्रीटी हुई थी यहाँ पे, अ, वो कुछ। लॉर्ड हेस्टिंग ने सर इनका एंड किया था। खत्म कर दिए थे ना पूरे के 18 पूरे एक तरह से।
हाँ जी, 1817 1818 के करीब ना, हाँ जी। थर्ड हाँ। एंग्लो मराठा वॉर में। हाँ, ऑलमोस्ट सबसे जो है वो एक तरह से इनडायरेक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ लैब साइन करवा लिया था। सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सब्सिडी रिलायंस साइन करवा लिया था। हम्म। ठीक है, तो अब देखो इसको किस तरह से यहाँ पे लिंक किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, क्योंकि शुरुआत तो पिंडारी से हुई थी, उसके बाद कन्वर्ट हो गई थी, उन्होंने देखा पिंडारी के साथ चलो चलो मराठास को भी एलिमिनेट कर दो, निकाल दो बाहर। तो ये कहाँ से कर सकते हैं, ये रोल प्ले कर, इसमें आप लिख सकते हो इसको कि किस तरह से मराठा जो है वो 1817, जो आपका 1817-18 की जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी, वो ब्रिटिशर्स के लिए किस तरह से गेम चेंजर हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट यहां से उन्होंने पूरा इंडिया एनेक्स कर लिया था। हम्म। तो फिर ये पिंडारी फैक्टर ऐड करेंगे वहां पे। ओके। ये हो गया मल्टी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, आप इसको लिंक करके लिखोगे। कंक्लूजन आपने इसका अच्छा लिखा है, कंक्लूजन में कोई इशू नहीं है। ओके। एक चीज का ध्यान देना आपने, मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे ये लिख रहे हो ना ब्रिटिश, इसको बहुत ध्यान से सुनना मैम, ये बहुत कॉमन है, मतलब मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। अब देखो जैसे आप लिख रहे हो ना, आप लिखते हो BRIT, फिर उसका टी जो है वो आपका आगे छोटा हो जाता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ पर RUL आपने बिल्कुल छोटा लिख दिया, EERS, तो है ना, ये पता नहीं चलता है। अच्छा। इस चीज के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि सर छोटी मतलब छोटी, क्या नहीं पता चल रहा है ये? मैं बताता हूँ, देखो जैसे अब L है ना, L आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, बाकी हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है, ताकि वर्ड और ज़्यादा क्लियरली पढ़े जा सके। शायद ये मे भी PDF में भी कुछ इस तरह का होता होगा, बट थोड़ा ध्यान। हाँ, थोड़ा सा प्रिंटिंग में भी हुआ है, लेकिन ठीक है, सही बात है आपकी। हाँ। एल को बड़ा करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। देन उसके बाद है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। तो सबसे पहले तो सर आप भी ये ध्यान में रखना कि जब भी कोई ट्रीटी आती है, कोई वॉर आती है, ठीक है, या फिर कोई आर्टिकल आता है, ठीक है, पॉलिटी का कोई आर्टिकल आ रहा है, तो कोशिश कीजिए उसका आर्टिकल ईयर साथ में ब्रैकेट में लिखो। जैसे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद है, मैम ने लिखा कि 1765, ब्रैकेट में लिख दो। उससे क्या है, सबसे पहले तो एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आपको पता है कि नहीं। तो आप साथ में मेंशन करो ये ईयर या आर्टिकल, कुछ भी है वो साथ में लिखो ब्रैकेट में, वो जरूरी है। देन उसके बाद इसमें आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। अब डायग्राम कैसे बनाने हैं। हाँ। अगर आपको सपोज दैट कि यही आ जाता है लिखने के लिए कि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है वो किस तरह से जो है वो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल थी। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का आप ना, जैसे आपने यहां पर ये इंट्रोडक्शन किया, तो देन आप उसके बाद ऐसे ट्रायंगल बनाओ और ट्रायंगल में लिखो एक साइड पे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, मेन पॉइंट कब हुई, देन उसके बाद इसके रीजंस क्या थे, क्यों ये ट्रीटी हुई, और फाइनली उसके बाद जो है वो प्रोविजन या फीचर्स, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप तो ये एक तो पूरा एक सेंटर पॉइंट ले लेगा, क्योंकि प्रोविजंस में तीन चार, रीजंस में तीन चार, क्या हाँ, था उसमें तीन चार पॉइंट्स। तो इट मेक योर आंसर अट्रैक्टिव। मतलब एक पूरे पेज में के बीच में मैं ये ट्रायंगल बना दूं और फिर ऊपर ऊपर ये वाली चीज ये पूरा कर दूं। बिल्कुल, जैसे आप ऐसा ट्रायंगल यहाँ पर आप सेंटर में अगर ट्रायंगल बना दे रहे हो, ठीक है, ये भी आपको हाँ। ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में बनाना है। आप यहाँ पर बना देते हाँ। हो, देन उसके बाद आप यहाँ पर लिख देते हो कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दिस बेसिक हो गया, देन उसके बाद आप प्रोविजन बता देते हो, फिर आपको उसके बाद फाइनल रिजल्ट बता देते हो, या फिर कुछ भी पॉइंट होते हैं वो बता दिया। कोई बैटल आती है, फॉर एग्जाम्पल है कि बैटल, हम बात कर लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप बीच में लिख दो बैटल ऑफ बक्सर, फिर उसके बाद बैटल ऑफ हम्म। बक्सर में आप रीजंस लिखो, हम्म। यहाँ पर लिखो, फिर रीजन यहाँ पर ही मेंशन करो इस तरह से कि ये रीजन थे। देन रीजंस के ओके। बाद आप जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं प्लेयर्स को कि कौन कौन प्लेयर्स थे, और फिर फाइनल आप बता सकते हैं रिजल्ट को, या रिजल्ट रिजल्ट बता सकते हैं फाइनल एक, और प्लेयर्स की जगह आप यहाँ पे प्रोसेस या इवेंट्स भी बता सकते हैं कि क्या क्या इवेंट रहे और रिजल्ट। तो इससे क्या है कि आपका आंसर थोड़ा और अट्रैक्टिव लग सकता है। ओके।
ठीक है। अवध, इसमें ना एक चीज थी, एक तो आपको इंट्रोडक्शन में जो है वो रॉबर्ट क्लाइव का नाम मेंशन करना चाहिए ओके। इंट्रोडक्शन में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करवाई थी। तो फॉलोड बाय द बैटल ऑफ बक्सर, ये सही है कि बक्सर के बाद ये जो है वो ट्रीटी हुई, नो डाउट। लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो क्लाइव को मेंशन करना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहां पर आप लिख रहे हो ना, यहाँ पर आप क्लाइव को लिखो। और इसको भी आप एक डायग्राम फॉर्मेट में यहाँ पे मतलब छोटा सा डायग्राम बना सकते थे इसका, कि ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद थी इसमें दो पार्टीज थी, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें रॉबर्ट क्लाइव था, और सेकंड पे आपका जो है वो मुगल एम्परर नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल। और सर इन इंट्रो में डायग्राम बनाना है तो मैम नहीं, इंट्रोडक्शन मतलब क्या आपकी कर यहाँ पर कंप्लीट हो गई ऊपर, जैसा आपने लिख दिया ना कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज फॉलोड बाय द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। हाँ इट वाज साइन बिटवीन, अब इट वाज साइन बिटवीन जब आपने लिख दिया ना, तो देन उसके बाद हाँ फिर आप बना दो, दो लिख दो कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड पे और थ्री हाँ पार्टीज एक साइड पे। या आप इसका बक्सर का बना सकते हो कि फॉलोड बाय द बैटल ऑफ बक्सर, तो ऊपर बैटल ऑफ बक्सर लिखो पहले। बैटल ऑफ बक्सर 1764 किसके बीच में हुई थी वो बता दो। जैसे वहां पर आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ये थ्री पार्टीज। देन उसके बाद इसमें एक एरो लगाओ नीचे और यहाँ पर रिजल्ट लिखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें जो है वो फिर इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है। हम्म। देन उसके बाद यहाँ पे ना आपको अवध को याद रखना है कि जैसा आप लिख रहे हो नवाब ऑफ अवध, ठीक है, हैड टू सपोर्ट द मिलिट्री टू द कंपनी। अब यहाँ पर क्या है, आप इसको लिखो कि नवाब जो अवध था, अवध को एज अ बफर यूज किया, हम्म। तो बफर ऐड करना चाहिए था आपको यहाँ पे, वो ज्यादा बेटर रहता। ओके। इसके बाद इसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन जो आपका ये डुअल गवर्नमेंट वाला है, इसमें आपने ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस को अच्छे से ऐड किया है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जैसे आपने ये बनाया ना कि दीवानी निजामत वाला ये, तो आप इसको लिख सकते हो डुअल गवर्नमेंट के सबसे पहले फीचर की, डुअल गवर्नमेंट जो है वो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में लेकर आए थे, जो आपने सही बता दिया, ठीक है। देन उसका यहाँ पर नवाब ऑफ बंगाल और साथ में दीवानी। डुअल गवर्नमेंट में सीधा लिखो पहले दीवान और निजामत, और निजामत और दीवान में बंदों के नाम लिखने बड़े जरूरी है, शिताब रॉय और रजा खान। अच्छा। हाँ, ओके। अगर आप लिख देते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंक्लूड, आपने इसको अच्छा किया है कि मेन जो टारगेट था वो एड्रेस करना था फाइनेंस के इशू को, बट लेकिन ना आप इसको कंक्लूड कर सकते हो 1772 से। सर डुअल मुझे ये गवर्नमेंट जो, जानना है कि कंक्लूजन में क्या सोच के कंक्लूड करना चाहिए, दिमाग में क्या होना चाहिए कि कंक्लूज हम ऐसे करें। जब हम कंक्लूड करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, हम्म। पहला पॉइंट। हम्म। सेकंड पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कंक्लूजन को लेकर कि हमारा कंक्लूजन ऐसा हो कि एग्जामिनर पढ़ के खुश हो जाए, और ऊपर जितना लिखा है उससे थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ये चीज तो ये, क्योंकि देख और जगह पे रहते हैं कंट्रोल, मतलब जो लिखा है वही रिपीट वही बता दो, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता है। हाँ, वो मुझे तो चीज वहां नहीं पे एक करना है। नया कुछ उनको मिले, देखो पढ़ने का अब इसलिए मन भी करे। वही तो मैं कह रहा हूं आपको, अब देखो डुअल गवर्नमेंट आपने 1765 में बता दिया, फीचर बता दिया, ठीक है। अब उसको कंक्लूड कैसे करोगे आप लास्ट में, अब लिखोगे कि डुअल गवर्नमेंट जो 1765 में क्लाइव ने शुरू की थी, वो एंड जो है वो 1772 में हुई थी विद द रेगुलेशन एक्ट, विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। या वॉरेन हेस्टिंग ने आते ही सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट को एंड किया था, टू रिफॉर्म द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। या आप इसको लिख सकते हो ट्रांसफॉर्म कर दिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, कुछ इस तरह से अलग सा बना सकते हो, ये मतलब प्रैक्टिस के। आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो फ्यूचर वाली चीज में बात कर दूं, हाँ, पहले जब मैंने उनके प्रेजेंट की बात की, फिर मैं कंक्लूजन में फ्यूचर में क्या उसका रिजल्ट रिपरकशन होगा वो बता दूं। वो बता सकते हो बिल्कुल, ठीक है। देन उसके बाद हो गया क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन 18th सेंचुरी। मैम बहुत अच्छा लिखा है आपने आंसर है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि जैसे पैट्रियार्की है तो आपको पी जो है वो बड़ा लिखना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगा इसमें,
जैसा आपने ये लिखा ना विडोहुड एंड सती, ठीक है, आप इसमें जो है वो जोहार का एग्जाम्पल भी डाल सकते थे। कहाँ का सर? जोहर परफॉर्म किया था ना, हाँ हाँ हाँ। वो भी डाल सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं उसको। पर्दा सिस्टम ऑलमोस्ट अच्छा है, ठीक है। हायर सेक्शन में जब वो प्रैक्टिस किया जाता था डॉरी वगैरह इकोनॉमिक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, आप भी ये बात ध्यान से सुनना, कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो, जैसा आपको आ रहा है क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटस ऑफ वुमेन, कि वुमेन का जो स्टेटस था 18वीं शताब्दी में वो कैसा था। तो आप एक इंट्रोडक्शन बनाओ, ठीक है, कि हमने एक इंट्रोडक्शन लिखी, देन उसके बाद हमें ना इसको डिवाइड करना है, सोशली कैसा था, इकोनॉमिकली कैसा था, पॉलिटिकली कैसा था। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो डिफरेंट हेड्स के थ्रू हमें मार्क्स मिलते हैं, अच्छा। सामाजिक तौर पे, ठीक है, राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे। अगर आप इस तरह से बताते हैं कि सामाजिक तौर पे वुमेन की कंडीशन क्या थी, आर्थिक तौर पर क्या थी, या फिर जो है वो आपका एक तरह से पॉलिटिकल, तो इसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और फिर आपके पास सोचने के लिए भी टाइम रहेगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी होगा। सर इसकी स्पेसिंग ठीक है कि नहीं है? हाँ ऑलमोस्ट ठीक है, पर मैम पता क्या है, थोड़ा सा कहीं पे रहता है। जैसे इकोनॉमिक आपने मतलब इतना तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल इतना कोई इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होने वाला है। ठीक है। ठीक है। सर मुझे एक और दिक्कत है। हाँ अब जी। मैं ये देख बता रही हूँ कि जो मैं एक अंडरलाइनिंग होती है, जो एक कीवर्ड्स होते हैं उस पे अंडरलाइनिंग होती है, लेकिन हाँ। ये जो सब टॉपिक्स है ना, जैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंस, डाउरी सिस्टम, हाँ इस जी। पे मैं क्या ऐसा लाइन करूँ जिससे नहीं ये नहीं, एक बॉक्स सेपरेट चलेगा, लाइन? चलेगा बॉक्स। सर एक बॉक्स तो मैंने इकोनॉमिक स्टेटस पे भी करी हुई है ना, उसके नीचे सब डायमेंशंस पे क्या करूँ? कुछ नहीं मैम, नॉर्मल छोड़ दो उसको ऐसे ही, बस सिंपल एक अंडरलाइन चलेगा बस। इसमें ही अंडरलाइन करना है, इसको जरूरत नहीं, और इसको भी कर सकते हैं अगर आपको हल्का आगे लगता है तो। नहीं मतलब एक कोई कोई जैसे सब लोग अंडरलाइनिंग करते हैं ना मेन वर्ड्स पे, जैसे कि अगर हाँ मेरे 6 to 12 years ओल्ड करना है, वो एक मेन कीवर्ड है, तो उस पे एक कर अंडरलाइन सकते करता हैं। था कि उससे फिर मैं इकोनॉमिक डिपेंडेंस पे भी सेम ही लाइनिंग करूंगी, तो इसलिए मैं सोच रही कुछ और करूं, इसलिए मैं नहीं डबल नहीं नहीं लाइनिंग नहीं, कर रही हूँ। कोई इशू नहीं होगा इसमें, नॉर्मल चलने दो इसको, ये चलेगा। एक्चुअल में आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा, वहां पे अंडरलाइन करने का तो ध्यान ही नहीं देगा, जो साथ साथ में कर दिया वो कर दिया, अदरवाइज नहीं रहता ध्यान। ओके, ठीक है। ये प्रैक्टिकल मतलब ही वो है। क्या है ना कि वो मेन वर्ड्स पे ध्यान जाने के लिए लोग ये सब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मैम, उसने अगर वो, अगर आपका आंसर उस वेल स्ट्रक्चर्ड हो रहा है तो उसमें इतना कोई इशू नहीं होता। हाँ थोड़ा बहुत अंडरलाइन करना पड़ता है, वो आप प्रैक्टिस के साथ उतना कर भी रहे हो उतना चलेगा, नॉर्मल है ये। मैं जिस तरह से आपका मैंने आंसर चेक किया और मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे कोई इशू नहीं लगा, मुझे पता चल रहा था कि ये हाईलाइटेड पॉइंट है। ओके ओके। पॉइंट सारे कवर्ड है इसमें, ठीक है। चैलेंजेस ये बहुत अच्छा है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, आप जो भी लिख रहे हो उसमें पॉइंट में, ठीक है, पर कटिंग नहीं करनी। और सेकेंडरी ना ये थोड़ा, अभी तो फर्स्ट है, बट लेकिन ये थोड़ा इस तरह से बड़े बड़े वाले बनाने हैं, और ये ना थोड़ा टेढ़ा बनाना है, सीधा नहीं बनाना। देखो अगर हम सीधा बनाते हैं ना तो ऐसा बनता है इस तरह से, लेकिन जब हम इसको थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे ना, मतलब इसको इस तरह से, तो ये और ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। ओके। ये ध्यान में रखना। ठीक है। बाकी आपने ये आंसर बहुत अच्छा लिखा और कंक्लूड भी इसको बहुत अच्छा किया है। देन उसके बाद ये वाला आंसर भी आपका अच्छा है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं लगा, ग्लोबल ट्रेड रूट वाला ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, इसमें भी कोई इशू नहीं है, सही है लिखा है आपने सर आंसर। मैंने डायग्राम आखिरी में बना के गलत है ये। गलत किया क्या? हाँ थोड़ा डायग्राम ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं लास्ट में जा रहा हूँ ना, डायग्राम मैं लास्ट में जाके मुझे पता लगेगा कि डायग्राम है। लेकिन अगर आप यहाँ के बाद ही बना दोगे, इधर ही बना दोगे डायग्राम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो डायग्राम आपको ऊपर बनाना चाहिए था, और डायग्राम आपने बनाया भी बहुत अच्छा है इसका। और मैम थोड़ा भारत सीधा बनाओ। हाँ सर अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं देखो, थोड़ा। हाँ भारत थोड़ा आप सीधा करके बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ वो मैं ठीक कर रही हूँ अभी सर, हाँ इस पे बात। इसमें भी आपने थोड़ा टेढ़ा बना दिया अब, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ये वाला आंसर भी आपका अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे लिखे हैं।
जैसा ये है ना, यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि 18th सेंचुरी में जो है वो ब्रिज बिटवीन द मेडिवल एंड द मॉडर्न, जो 18th सेंचुरी है वो किस तरह से ब्रिज की तरह काम किया। तो ऑलमोस्ट पॉइंट सारे कवर्ड है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारा, इसमें भी कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी, अच्छा लिखा है आपने आंसर। ओके सर। ठीक है। थोड़ा जैसे आप मराठास बना रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको हैदराबाद कर्नाटक भी बना सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा डायग्राम को। एक चीज और, अब जैसे यहाँ पर आपने ये किया ना, इधर देखो मिलिट्री आपने लिखा, तो या तो आप इसको इस तरह से आगे कोई लिखो ताकि आपका ये यहाँ पर ये साइकिल आपको नीचे ऐड करना पड़े, क्योंकि ऐसे क्या है कि ये साइकिल इसकी तरह लग रहा है, इससे इससे थोड़ा जुड़ा हुआ लग रहा है। बट ये या जुड़ा आप हुआ तो इसको नहीं है। शुरुआत में बनाते ऊपर तो ज्यादा बेहतर रहता। बट ये साइकिल ठीक बनी है क्योंकि ये मुझे साइकिल अच्छी लगी थी। साइकिल अच्छी है, लेकिन साइकिल ये इवेंट की है ना 18th सेंचुरी में, तो आप उसको शुरुआत में बनाओ ऊपर, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमिक पे शुरू करो। ओके सर। और कंक्लूजन वाली लाइन अच्छी है आपकी, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। देखो आपने खुद कोशिश की है, वो क्या फ्यूचर के साथ जोड़ रहे हो। यहाँ पे भी आपने ब्रिटिश को ऐड किया, तो फिर वो फ्यूचर के साथ जुड़ गया। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला भी आपने अच्छा लिखा है, क्लाइमेट चेंज वाला। क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल फिनोमेना जो है वो प्रॉब्लम है। डेफिनेशन में यूनाइटेड नेशन को ऐड कर दिया, ये बहुत अच्छा है। सर और मैम आप दोनों ध्यान से सुनना, इवन ज्योति मैम आप भी ध्यान से सुनना। कोई भी लाइक डेफिनेशन आती है, क्लाइमेट चेंज हो गया, एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, कुछ भी, जब भी इनसे रिलेटेड कोई डेफिनेशन आ रही है, तो कोशिश करो कि जो डेफिनेशन किसी इंस्टीट्यूट ने लिखी है, लाइक अगर आता है आपको डिजिटल इंडिया, या आपके लिए आता है कोई भी टॉपिक, जैसे हम एक कॉमन सा टॉपिक क्लाइमेट चेंज मान लेते हैं, या फिर हम मानते हैं ओजोन हो गया, या फिर लैंड डिग्रेडेशन हो गया, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं किसी कोई ना कोई भी इंस्टीट्यूट है उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन आ रखी है, तो आप उसको जरूर लिखें। इवन अगर नहीं भी पता है तो भी वहां पर उसका रेफरेंस डाल दे। लाइक क्लाइमेट चेंज का जैसे मैम ने यहाँ पर डाला कि यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया है, तो अब यूनाइटेड नेशन की जगह जो है वो यहाँ पर आप आईपीसीसी लिख सकते थे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या यूएनएफसीसी लिख सकते थे। अच्छा। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं इनको, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल डेफिनेशन में लिख रहे हो तब भी अगर आप इनको ऐड कर रहे हो, जैसे इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाँ। आईपीसीसी, या अकॉर्डिंग टू यूएनएफसीसी, उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं इसको, या वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर राइज बहुत सही है, अगर आप यूएनएफसीसी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि सीओपी जो 21 हुई थी, कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट चेंज से लिंक करती है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर से तो स्पेशली। डायग्राम आपने क्लियर मेंशन किया है, चलेगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है पता चल रहा है। ड्रफ्ट लाइक कंडीशन आपकी गुजरात और राजस्थान में बन रही है, क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट में फ्लड्स वगैरह यहाँ पर, फिर मैम लिखो यहाँ पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक बयान रिसेंट फ्लड्स, आप हिमाचल वाले लैंडस्लाइड्स भी डालो यहाँ पे साथ में, और ऊपर आप यहाँ पर हिमाचल वाला रीजन भूल गए जहाँ पर आप जो है वो लिख सकते हैं फ्लड्स का, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड ब्रस्ट, ये दो बहुत एग्जाम्पल आने थे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड पर जाओ, हाउ हिमालयाज पे डायरेक्ट पूछा है तो आपको हिमालय सर मैप सर मैं मैप थोड़ा बड़ा बना सकती हूँ ना, क्योंकि फिर वो दिख नहीं रहा, अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना। आपने हिमाचल हिमाचल भी बोला है तो फिर मैप थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हिमाचल मतलब हिमालयाज, हाँ। सिंपल। ओके। आप इसी रीजन में ऐसे एरो जैसे मैंने लगाया ऐसे आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट सीधा सिंपल। ओके सर। ठीक। बाकी ऑलमोस्ट कवर्ड है इसमें सारा, आपने अच्छा इसको लिखा है, बर्निंग ऑफ ये भी आपने सही बनाया। ठीक है, और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हिमालय, यहाँ पर आपने डायग्राम मेंशन किया है। ठीक है, और आप इसको थोड़ा और बेहतर भी बना सकते हैं, आप हिमालयाज को ना रेदर देन इस तरह से बनाने का, ये आपने चलो थोड़ा इसके लिए यहाँ पर ग्राफ यूज़ किए हैं, बट आप हिमालयाज को और इजी भी बना सकते हैं, और पॉइंट्स आपने कवर्ड किए हैं। रिसेंट एग्जाम्पल लिखने बहुत ज़रूरी है, जो आपने लिखे भी हैं। यहाँ पर मैंने ना एक डाटा भी बताया था इसके रिगार्डिंग, अगर आपके पास जैसे आप ये लिख रहे हो ना गोल्फ वाला, तो आप इसमें लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट 7500 जो है वो अभी जो है वो इसरो ने कहा है कि 7500 जो है वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर लेक्स बन चुकी है हिमालयाज में। अच्छा। हाँ, और एक चीज और, जब आप लिख रहे हो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयाज, सर आप भी ध्यान से सुनना,
जब भी हम इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं तो हमेशा अगर एग्जामिनर ने पूछा है तब भी, नहीं पूछा है तब भी, हमारे वे फॉरवर्ड होने चाहिए, हमारी तरफ से ओके सजेशन होने चाहिए। क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट इट बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप कोई प्रॉब्लम बता रहे हो तो उसका सोल्यूशन आपके पास जरूर हो। तो जब भी हमें अगर कोई सोल्यूशन बताना है तो उस केस में या कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है तो हमारे पास जो है वो सोल्यूशन जो है वो उसका होना चाहिए। जहां पर नहीं भी पूछा है वहां पर भी आप लिखो। तो आपको यहां पर फिर जो चीज नहीं पूछी है उसको कैसे लिखना है, ये भी एक चैलेंज है। क्योंकि अगर हम उसको लिखते हैं तो दैट मीन्स कि वर्ड लिमिट क्रॉस हो जा रही है और हम्म माइंड में रहता है कि यार ये चीज तो पूछी भी नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या हम्म है, जिससे आपको मेजर नीडेड बताने थे यहाँ पे, तो आप इस तरह से लिखते हैं मेजर नीडेड एक साइड पे, और आप जो है वो फिर क्या कर सकते हैं, इस तरह से एरो बनाकर 3-4 लिख सकते हैं कि दीज आर मेजर नीडेड, ये फॉलो करते हैं तो फाइनली जो है हम SDG 13 को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जो एक टारगेट हमने रखा है कि हमें जो है वो विकसित भारत बनाना है, तो उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं, या हम वल्नरेबिलिटी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हेल्प कर सकता है। ओके एट द एंड लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, क्लियर। ओके ओके सर दोनों चेक हो गए आपके आंसर्स। सर ये थर्ड डे का है ओके, थर्ड डे वाले आंसर आपने हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा बड़े लिखे हैं मैम। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा छोटा लिख सकते हैं, चलेगा। और मुझे लग रहा है कि आपको इसे 60 वर्ड, ये जो 4 नंबर वाले हैं, आप इसके बारे में कंटेंट तो आपके पास काफ़ी है, लेकिन थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है कि क्या लिखना है क्या छोड़ना है। हम्म इन वाले आंसर में हुई थी ऐसा। हम्म तो सबसे देखो, इंट्रोडक्शन इसकी सही है, इंट्रोडक्शन में कोई इशू नहीं है। की प्रोविजंस में आपने थोड़ा सही मेंशन किया, पर मैंने इसको कट कर दिया यहाँ पे। जैसा ये था ना कि इट क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, वो वुड लुक आफ्टर द प्रोविजन टू। अब देखो क्या है यहाँ पे, सिंपल लिखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिखो, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सिंपल। ओके ठीक है, डायरेक्ट लिखो सीधा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले तो प्रोविजन थोड़ा चेंज करो, रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे पहला प्रोविजन क्या था एग्जैक्ट वो डालो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया था एट कलकत्ता, विद जजेस भी लिखो 4 जजेस, 4 या 3 जजेस, 3 इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस एलिजा एंसे, तो थोड़ा लिख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है, तो 4 मेंबर्स ये सही है। आप इसमें लिख सकते थे मेजोरिटी वोट वाला सिस्टम, ठीक है। और प्रोविजंस भी इसके काफ़ी सारे हैं, उनको एक बार पढ़ना पड़ेगा और उनको ऐड कर सकते हैं। ये प्रोविजंस आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर, अच्छा रहेगा, रादर देन लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से ये प्रोविजंस को मत पढ़ना, उतने बेहतर नहीं है। और भी प्रोविजन है, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की NCERT पढ़ सकते हैं, ओके सर उसमें ये क्लियर तमिलनाडु है। की एनसीईआरटी बेटर है हाँ जी, मेरी आवाज़ क्लियर है। हाँ स्क्रीन शो हो रही है आपको। हाँ सर अभी दिख रहा है मतलब स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका ओके, वेट वेट वेट। हाँ अभी